अपने डेली लाइफ में काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही हो सकता है, बट फिर भी हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। हम आस्क आउट करते हैं कि हम सही है या गलत है, एंड देन वी स्टार्ट टू वर्क। आओ, ऐसे बंदूक रख दो। अब तुम बोलो कि एनेस्थीसिया से तू बाद में मरेगा, मैं अभी मार दूंगा। एनेस्थीसिया से आप बाद में मरेंगे, पहले मैं मार दूंगा। सवाल में बस ये बता दिया कि ज्ञान और मैं, ज्ञान आता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मैं समझ जाती हूँ, पर उन बातों पर चल नहीं पाती हूँ, मैं तो बड़ी मासूम हूँ। ये डकैत, इसका तो कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। विनय। विनय डकैत। अब ठीक है, जैसी दुनिया हमारी, ये तो पता है कि आप जो बता रही हैं वो बात ठीक है बिल्कुल, पर यहाँ लोग खड़े कर रखे हैं जो कह रहे हैं कि सच वगैरह तो ठीक है, हम तुमको अभी इतनी तकलीफ दे देंगे कि सब भूल जाओगी। कोई किसी के ऊपर हावी कैसे हो सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद और पीछे खड़ा होकर के आपको धमका और रहा है, मौत दे देंगे। स्वार्थ डकैत की दी मौत बड़ी कसाईनुमा होती है और आप कांप रहे हो। क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे कि मजबूर थे? क्या मजबूरी है? पढ़े हो, लिखे हो, जवान हो, स्वस्थ हो, जानकार हो, जागरूक हो, कैसे बोलोगे? Namaste Acharya ji. I am Sulagna Dev from NIFT, National Institute of Fashion Technology. So I have a question that we often understand what is right, but intentively or yet in daily life we still act out of fear or comparison, or we ask out for validation. So my question is, how does one bridge the gap between how to leave it or how to overcome that, and what is the truth behind it? Give me an example where this happens to make it more intimate. हम तो हिंदी में बात करने वाले थे। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ओके। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही हो सकता है, बट फिर भी हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं, या फियर होता है, डर बैठ जाता है, या वी आस्क आउट फॉर वैलिडेशन, कि अगर कोई दूसरा, हम आस्क आउट करते हैं कि हम सही है या गलत है, एंड देन वी स्टार्ट टू वर्क। एंड दैट इज़ माई क्वेश्चन कि हाउ टू ओवरकम दैट, और इज दैट अ राइट वे टू गो लाइक दैट, और व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट? क्या नाम है आपका? सुलग्ना दे। सुरत्ना। सुलग्ना। आओ, ठीक है, ऐसे बंदूक रख दो। आप मुझे कुछ समझाइए जो सही हो, आपके ही क्षेत्र से संबंधित। आप जो भी पढ़ाती हैं, आप क्या पढ़ाती हैं? एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। एनेस्थीसिया। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा एनेस्थीसिया देने से आदमी मर जाता है। जी, ठीक है, इन्होंने बताया और मुझे बात समझ में आ गई। इन्होंने सारी केमिकल इक्वेशंस दिखा दी, केस स्टडीज दिखा दी। आप अपने क्षेत्र की विदुषी हैं, अनुभव भी है, जानती हैं, किताबें हैं, ज्ञान है, बता दिया मुझे। ठीक है, बता दिया आपने। क्या बता दिया? ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है।
अब तुम बोलो कि एनेस्थीसिया से तू बाद में मरेगा, मैं अभी मार दूंगा। बोलो, हाँ, एनेस्थीसिया से आप बाद में मरेंगे, पहले मैं मार दूंगा। ठीक है। मैं सच को मानूं या अपनी जान बचाऊं? समझ में आया हम सच क्यों नहीं मानते? ये तो पता है कि आप जो बता रही हैं वो बात ठीक है बिल्कुल, पर यहां लोग खड़े कर रखे हैं जो कह रहे हैं कि सच वगैरह तो ठीक है, हम तुमको अभी इतनी तकलीफ दे देंगे कि सब भूल जाओगी। पर आप अपने सवाल में उनका जिक्र कहीं नहीं कर रही हैं। आप कह रही हैं कि जैसे समस्या आपके और ज्ञान के बीच में हो। मैं आप हूं और आप ज्ञान है। आप एनेस्थीसिया वगैरह आप मान लीजिए जो वृहद क्षेत्र है ज्ञान का, उसकी प्रतिनिधि हैं। आप ज्ञान है, मैं कौन हूं? आप हूं। ठीक। सवाल में किन दो की बात कर दी गई कि ज्ञान रहता है मैं फिर भी डरी रहती हूं और मैं गलत काम कर लेती हूं। ज्ञान रहता है मैं फिर भी डरी रहती हूं, मैं गलत काम कर लेती हूं। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? अहंकार। मैं हूं कौन? अहंकार। मैं अहंकार हूं। मेरी वैसे ही सांस रुकी रहती है, मुझे पता है कि हूं तो मैं नकली। तो हर समय मुझे यही खतरा रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हर आदमी को यही रहता है ना, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं। मरना माने नुकसान होना। वो जो आखिरी डेथ होती है वो सबसे बड़ा नुकसान होती है, लेकिन जो माइक्रो लॉसेज है वो लगातार होते रहते हैं, वो भी मौत जैसे ही है। कुछ टूट गया, कुछ छूट गया, कुछ नुकसान हो गया। एक तो मुझे हर समय वैसे ही ये लगा रहता है कि कुछ नुकसान ना हो जाए। मैं तो अहंकार हूं। ये ज्ञान है, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, तर्क से समझ में भी आती हैं, बुद्धि राजी भी हो जाती है। हाँ, जो बोला जा रहा है वो तो ठीक ही है भाई। पर यह नहीं बताया कि पीछे किसको खड़ा कर रखा है बंदूक लेकर के। अगर मैं अहंकार हूं तो मैंने पीछे किसको खड़ा कर रखा होगा बंदूक लेके? आप बताइए। कोई भी किसी को क्यों खड़ा करेगा पीछे बंदूक लेकर के? कोई क्यों खड़ा करेगा? स्वार्थ। कुछ मिल रहा होगा इससे, तभी मैंने। आजा फिर से, आजा, खड़े हो जाओ। ठीक है, कुछ इसको इनको नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? हाँ, और कोई बढ़िया सा नाम। अरे यार, खाना ले लो, ये बाइक ले लो। कुछ तो नाम बताओ इनके लिए बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। विनय। विनय डकैत। अब ठीक है, या जैसी दुनिया हमारी, तो इनको खड़ा कर रखा है। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा किसी को ऐसे खड़ा करना? बोलो। स्वार्थ। स्वार्थ। मैं अहंकार हूं। गौर से बताना मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है इसको यहां खड़ा करना? मेरे पास कौन सी चीज नहीं है जो मुझे इससे मिल रही होगी? सबसे पहली चीज जो मुझ में गायब है, कमी है, मिसिंग है, वो क्या है? एग्जिस्टेंस। 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 अहंकार कौन सी तीन चीजें बोलता है? आई एग्जिस्ट, आई डिजायर, आई एक्ट। आई एग्जिस्ट, आई डिजायर, आई एक्ट। और है तीनों ही चीजें झूठ, क्योंकि न तो वो एग्जिस्ट करता है, न उसकी डिजायर्स उसकी अपनी है, न उसका एक्शन उसका अपना है ना? तो उसको अपनी हस्ती ही किसी और से लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है ना? लेनी पड़ती है ना? अपनी कामना पूर्ति के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित है ना? है ना? तो ये कौन होगा? ये इनसे मुझे क्या मिल रहा होगा? ये वो है जो मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं। चूंकि ये मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें हक दे दिया है यहां मेरी कनपटी पे बंदूक रखने का। ये एक ट्रेड है। तुम मुझे हस्ती दो, मैं तुम्हें माथा दूंगा। इनसे मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल रही है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। ईगो की अपनी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो आइडेंटिटी किससे लेती है? दुनिया से लेती है। जो उसे आइडेंटिटी दे वो उसके लिए बहुत बड़ा हो गया।
वो इतना बड़ा हो गया कि उसको बंदूक लगाने का हक मिल जाएगा, कलाई मरोड़ने का हक मिल जाएगा। मरोड़ो मरोड़ो, नहीं तो मैं इसे झटक के हटाना दूं एक बार में। निश्चित रूप से यहां कोई सौदा चल रहा है। आपके सवाल में वो सौदा छुपा हुआ है। ये बेईमानी है छोटी सी। सवाल में बस ये बता दिया है कि ज्ञान और मैं, ज्ञान आता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मैं समझ जाती हूं, पर उन बातों पर चल नहीं पाती हूं, मैं तो बड़ी मासूम हूं। ये डकैत, इसका तो कुछ बताया ही नहीं। ये वो है जिससे मुझे पहचान मिली है। चूंकि इसे पहचान मिली है इसीलिए इसका हक हो गया मेरे ऊपर। ये वो है जो मेरी कामनाओं की पूर्ति करता है, मुझे सुख सुविधाएं देता है। चूंकि ये सब करता है तो इसीलिए इसको अधिकार मिल गया मेरे ऊपर। और ये बोलता है ज्ञान वगैरह तो ठीक है, पहले मेरी सुन। अब आपको अपनी जिंदगी में झांक कर देखना होगा कि कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं जिनसे आपको नाम और पहचान मिल रही है। वही हैं जिनके कारण ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे। अब आपको अपनी जिंदगी में देखना होगा कि डिजायर्स कहाँ हैं और कौन से लोग आपकी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। वही दिशा है जो आपको सही जिंदगी जीने नहीं दे रही। नहीं तो कोई क्यों रुकेगा? कोई किसी के ऊपर हावी कैसे हो सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद अपनी सहमति, अनुमति, कंसेंट न दे। कंसेंट तो बड़ा कीमती शब्द होता है ना। छोटे मोटे बातों में भी हम बोलते हैं कि कंसेंट जरूरी है। तो ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कोई मेरी जिंदगी के केंद्र पे सवार हुआ जा रहा है, निश्चित रूप से उसमें मेरी छुपी कंसेंट शामिल है। मजबूर नहीं हूं मैं, विवश नहीं हूं। यह कहना गलत होगा कि मैं क्या करूं, मैं तो बेचारी हूं, दूसरे हावी हो जाते हैं। दूसरे हावी नहीं हो जाते, हमने उन्हें हावी होने की अनुमति दी है। यह एक बार्गेन है। तुम मेरी आजादी भले ही ले लो, पर मुझे नाम और पहचान दे दो प्लीज। तुम मेरा सच ले लो, तुम मेरा ज्ञान रौंद डालो, लेकिन मेरी सुख सुविधाएं छिननी नहीं चाहिए। बोध, रोशनी सब मेरी जिंदगी से छीन लो, लेकिन मेरी कामनाएं पूरी करते रहो प्लीज। यह होता है। कभी कोई बोले अब तुम भग जाओ, कभी कोई बोले कि मुझे बात समझ में नहीं आती, मान लो भी यहां पर बात हुई, कभी कोई बोले बात समझ में नहीं आती, मुश्किल है। पहले तो गीता नहीं बहुत सरल करके बोली है, उसके बाद मैंने आपकी भाषा में आपके समय में और सरल करके बता दी है। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आती। समझ को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि स्वार्थ पर आंच आती है। उसके भी आगे और लोग होते हैं कहते हैं हमें तो आती है, समझ में आती है, पर उसको जी नहीं पाते। समझ तो अपने आप स्वतः तत्काल जिंदगी बन जाती है। आप अगर कह रहे हो कि समझ लेते हैं पर जी नहीं पाते, तो आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। झूठ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि समझे होते तो स्वार्थों को लात मार दी होती। उन स्वार्थों से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। कमी समझ की नहीं होती, कमी स्वीकार की होती है। आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आप समझ चुके हो, क्योंकि अगर समझ गए तो अब इसको क्यों खड़ा कर रखा है। वो क्या करेगा, उसको हटाओगे, भगाओगे तो अधिक से अधिक क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम्हारी हस्ती छीन लूंगा। अब फिजिकल हस्ती तो कोई छीन नहीं सकता, संविधान है, कानून है, पुलिस है। वो आपकी साइकोलॉजिकल हस्ती छीनते हैं, वो आपकी जो मनोवैज्ञानिक पहचाने हैं, जो इनर आइडेंटिटीज हैं, वो छीनते हैं। छीनने दो ना, छीनने दो। क्यों स्वार्थों का सौदा किया हुआ है, क्यों घुटने टेके हुए हैं, क्यों बिना बात की मजबूरी पकड़ी हुई है। सच और आजादी से बड़ा क्या होता है। उनको बेच करके कुछ भी हासिल कर लो तो क्या हासिल कर लिया है। उसके बाद कहते हो नहीं
सारी अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, गीता में जो लिखा है वो तो ठीक है, सर आपने भी बातें बढ़िया बताई, लेकिन क्या है ना, मैं लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। दैट्स नॉट अ सिचुएशन, दैट्स अ डिसीजन। ये फैसला किया है कि ये चीज जिंदगी में उतरने नहीं देंगे, क्योंकि उतरे तो बात आ रही है। और वो पीछे खड़ा होकर के आपको धमका और रहा है, बार बार कह रहा है कि हमने तुम्हें नाम पहचान और ये सब दिया है, हमने दिया है तो हम छीन भी सकते हैं। हमारे दम से हो तुम, मौत दे देंगे। स्वार्थ डकैत की दी मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और आप कांप रहे हो। क्या करना है? चुपचाप आगे बढ़ जाओ। उसको बोलो कर ले जो कर सकता है। जो असली है वो तू छीन नहीं सकता, जो नकली है वो तू छीन ले, वो तो वैसे भी नकली है, तो मेरा बिगड़ा क्या? छीन ले जो छीन सकता है। जो कुछ छीन सकता है वो फालतू का ही होगा, जो फालतू का था वो तूने छीन लिया, मेरा बिगड़ा क्या? ले ले। भला हुआ मुरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। मुझे में आ रही है बात? ये ले जाओ जो ले जा सकते हो। इंसान वही है जिसको एक बार सच्चाई दिख गई तो उससे मुंह नहीं मोड़ता, देखे को अनदेखा नहीं करता, सुने को अनसुना नहीं करता, समझे को अनसमझा नहीं करता। जो ऐसा करे फिर बेईमानी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि बेईमानी भूलना नहीं, एक फैसला है। और आपके फैसले आपके हैं, उन्हें आपके अलावा कोई बदल नहीं सकता। आप अगर फैसला कर ही लो कि आपको सच से ज्यादा स्वार्थ प्यारा है, तो फिर आपका फैसला, आपकी जिंदगी कोई क्या करेगा? बस ये है कि दूनी बेईमानी मत करना। ये मत कहना कि मैं मजबूर हूं। मजबूरी वगैरह कुछ नहीं होती। मजबूरी वगैरह कुछ नहीं होती, सौदे होते हैं, सौदे। मत बिको। कम से कम यहां पर आप लोग जो बैठे हुए हो, आप बहुत प्रिविलेज्ड लोग हो, बहुत प्रिविलेज्ड लोग हो। ये दो इंस्टीट्यूशंस, एक तो मजेदार बात देखो, क्या गजब ये जोड़ी बनी है। इससे अध्यात्म के बारे में कुछ पता चलता है। क्या अध्यात्म अपने आप में कोई फील्ड नहीं है, इट्स द फील्ड दैट इंटीग्रेट्स ऑल फील्ड्स। इट्स द फील्ड दैट्स एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल फील्ड्स। नहीं तो ये दोनों फील्ड्स कैसे इंटीग्रेट होंगे? मेडिकल सूचर्स वगैरह बन सकते हैं, उसमें आप कुछ फैशन कर दो तो, अरे वो जो टांका सिलने के धागे होते हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज में तो वही धागे चलते हैं बस, और तो यहां तो कोई धागा होता नहीं। आपके तो इसमें भी निफ्ट धागे जैसा ही है। कोई कन्वर्जेंस हमें आमतौर पे दिखाई नहीं देगी मेडिकल टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी में, पर कन्वर्जेंस है। दे शेयर अ फंडामेंटल कॉमन ग्राउंड। वही दर्शन है, वही अध्यात्म है। आ रही बात समझ में? आप लोग भी अगर मजबूरी का रोना रोने लगे तो फिर तो आम आदमी क्या करेगा? जो लोग इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको ये लगता होगा कि अरे हमें भी तो तकलीफें हैं, हमें भी तो जॉब की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें भी तो पैसा कम पड़ता है। अपनी तो देख रहे हो, पर दुनिया की देखो, भारत की देखो। अरे अभी रुकिए, पहले संदेश तो दे लूं। When it comes to the truth, don't compromise. आपके पास तो कोई दलील भी नहीं होगी देने के लिए। आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे कि मजबूर थे? क्या मजबूरी है? पढ़े हो, लिखे हो, जवान हो, स्वस्थ हो, जानकार हो, जागरूक हो,
आप कैसे बोलोगे कि मैं तो मजबूर थी तो इसलिए मुझे दबना पड़ा, झुकना पड़ा, कई बार तो बिकना पड़ा? कैसे बोलोगे? मत करना। इसलिए बोल रहा हूं मत करना क्योंकि बहुत होता है। अभी लग रहा होगा कि ऐसे कोई क्यों दबेगा, हम दबने वाले नहीं, सब दब जाते हैं। मत दबना। हम्म। हाँ जी, बताइए। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम स्वरूप शुभंकर है और मैं आईएमएस में 4th ईयर एमबीबीएस छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत दब गई है और जीवन के अहम मुद्दे जैसे कि करियर और विवाह हम स्वतंत्र रूप से खुद नहीं ले पा रहे हैं और बल्कि समाज और परिवार के द्वारा तय की जा रही है। तो हम खुद इस पर अपना तय कैसे कर सकते हैं? आप अकेली मजबूर नहीं हैं। उन्हें माइक दो, मैं थोड़ा परखूं तो कि मेरी बात उन्होंने समझी कितनी थी। दो सुलगना दो। ये है वो गड़बड़ वाला चक्र, जहां से शुरू हुए थे देखो वहीं आ गए। अब ये कह रहे हैं कि सब दबा देते हैं, स्वतंत्रता व्यक्ति की छीन ली जाती है, कैरियर हो, कोई फैसला हो, शादी ब्याह हो, प्यार हो, दुनिया हम पर चढ़ी रहती है, हम बड़े मजबूर हैं। जवाब दीजिए इनको, इनको जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए। आपने बोल ही दिया। मैंने आपको बोला था ना, वही इनको बोल दीजिए। बहुत लंबा हो जाएगा। आप शुरू करो, जहां रोकना होगा मैं रोक दूंगा। चलो बोलो। जब कोई कहे कि दुनिया मुझ पर चढ़ी हुई है, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रही है, दबाव बना रही है, विवश कर रही है, तो क्या बोले उसको? बोलो बोलो, जोर से बोलो। पता तो है सर ट्रेड, हाँ? ट्रेड होता है वो बेसिकली। लंबा नहीं हुआ, इतनी सी बात थी, सब समझ में आ रहा है। अब पीछे मत हटना। ये जो भी ट्रेड डील है इससे बाहर निकलो। आ गई बात समझ में? जी आचार्य जी। हम जब जीवन में होते हैं तब परिवार को लेके चलना माने क्या होता है? आ गया मुहावरा, लेके चलना। कैसे लेके चलना? हाँ, कंधे पे लेके चलना। कैसे लेके चलते हो? उनकी बातों को भी ध्यान में रखना। ध्यान में रखना माने क्या? मुहावरों में मत उलझो, जलेबी बना रहे हो मुहावरों की। लेके चलना, ध्यान में रखना, ये सब क्या होता है? सबके मन का ख्याल रखना। अरे उसका क्या मतलब है? मन कहाँ है? मन दिखाओ। ख्याल कैसे रखते हो? पॉलिश करते हो मन को? क्या करते हो? जो बात सीधी है उसको सीधी क्यों नहीं बोल सकते? उनकी बात सुनना। सुनना तो सुन लो, सुननी तो है, दब क्यों रहे हो? जो बात असली है उसको वैसे बोलो। बात को, असली बात को नहीं बोल पा रहे क्योंकि जो असली है वो अगली है, जो असली है वो अगली है, इसीलिए बोल नहीं रहे साफ साफ। हाँ बोलो। खुद की स्वतंत्रता को फिर अपने को हटाओ, तुम्हारी तो स्वतंत्रता है ही नहीं। उनके साथ जो रिश्ता है वो बताओ ना, जिसको बोल रहे थे कि लेके चलना पड़ता है। श्रवण कुमार हूं, लेके चलना पड़ता है माने क्या? माने क्या? मैं नहीं कह रहा लेकर चलना वगैरह बुरा है, मैं बस जानना चाहता हूं कि घर वालों को लेकर चलना माने क्या? इच्छाओं का सम्मान करना माने क्या? कर दिया सम्मान। हमारे डिसीजंस में उनकी भी सहमति हो, ऐसा। उनकी भी सहमति हो, और नहीं है सहमति उनकी तो डिसीजन नहीं करना है ना। तो तुम सहमति नहीं मांग रहे, तुम अनुमति मांग रहे हो। सही शब्द का इस्तेमाल करो।
सहमति अलग चीज होती है, अनुमति बिल्कुल चीज होती है। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हो कि जो कोई और बोलेगा वो करूंगा। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है ना। कोई भी कभी भी किसी से भी क्यों दबता है बताओ? हटाओ कि पुत्र का मां बाप के प्रति हार्दिक प्रेम है, वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, जब मां बाप से कोई स्वार्थ नहीं रह जाता तो मां बाप वहां नजर आते हैं। हटाओ कि ये प्रेम की बात है कि मां बाप से दबना पड़ता है। ये बताओ पैतृक जायदाद कितनी है? बस ये है और कुछ नहीं है। मां बाप अति गरीब हो, अनपढ़ हो, कुछ ना करते हो, और तुम मोटा पैसा कमाते हो, तब कहोगे कि घर वालों को भी तो लेके चलना पड़ता है, तब कहोगे। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। और इसमें तुम जिसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, इच्छाओं का सम्मान नहीं, आज्ञाओं का पालन, तुम जिसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो ना, उसका भी अहित है, उसका भी अहित है। कोई तुम्हें दबा रहा हो, तुम दब जाओ। तुमने अपने साथ तो गलत करा ही, जो तुम्हें दबा रहा था तुमने उसके साथ भी गलत करा। ज्ञानियों ने कहा है कि जो मुक्त होता है, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे ना, जो मुक्त होता है वो अकेला नहीं मुक्त होता। जब वो मुक्त होता है तो उसके पीछे पीछे उसका कुल कुटुंब सब मुक्त हो जाता है। यह है असली प्रेम। असली प्रेम ये नहीं है कि मैं भी बंधन में रहूंगा और तुम भी बंधन में पड़े रहो, और मैं जरा सा आजादी की तरफ बढ़ा और तुमने मुझे रोक दिया तो मैं रुक भी जाऊंगा। चेहरे पर डर दिख रहा है, और डर हमेशा किसी ऐसी चीज को खोने का होता जो तुम्हारी है नहीं। जो चीज तुम्हारी है नहीं उसका लालच क्यों करे बैठे हो? वो लालच ही तुम्हारा डर बन रहा है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोध में है वो रोगी है। पूछो क्यों? क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। जो स्वभाव में स्थित होता है, जो स्वभाव में स्थित होता है उसको बोलते हैं स्वस्थित, अर्थात स्वस्थ। तो मुक्ति स्वास्थ्य है और तुम डॉक्टर हो, बनोगे। मुक्ति स्वास्थ्य है, तुम डॉक्टर हो। कोई अगर स्वास्थ्य के खिलाफ है तो उसको क्या बोलेंगे? बीमार। और मुक्ति स्वास्थ्य है, तो जो स्वतंत्रता के खिलाफ है वो कौन है? वो बीमारी है। डॉक्टर का बीमारी से क्या रिश्ता होना चाहिए? उसका इलाज करोगे या कहोगे कि आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं? तुम्हारे पास पेशेंट आएगा तो उसका इलाज करोगे या पेशेंट की आज्ञाओं का पालन करोगे? इलाज, इलाज। कुछ होगा, उसको कुछ उपचार देना है, दवाई लिखनी है, उसका पर्चा लिखने से पहले कहोगे यदि आपकी अनुमति हो तो आपको यह दवाई लिखूं? वो कह रहा है नहीं, मुझे लॉलीपॉप लिखो। और तुम लॉलीपॉप लिख रहे हो क्योंकि देखो पेशेंट को भी तो लेके चलना पड़ता है। और बहुत ऐसे डॉक्टर घूम रहे हैं जो पेशेंट को ही लेके चलते हैं। घूम रहे हैं ना? हाँ, तो वैसा डॉक्टर मत बनो। पेशेंट को लेके नहीं चलना पड़ता। पेशेंट को अच्छा लगे कि बुरा लगे उसका इलाज करना पड़ता है, और यही पेशेंट के प्रति तुम्हारा प्रेम है। वो बता रहा है तुम्हें, दिल उसका खराब है और कह रहा है मेरे घुटने की सर्जरी करो, और तुम कर भी रहे हो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है, पैसा मिलेगा। ये कैसे डॉक्टर हो तुम? जो भूलना नहीं, जो स्वतंत्रता के खिलाफ है वो बीमार है। बीमार से अनुमति सहमति नहीं मांगी जाती। बीमार से यदि प्रेम हो तो उसका उपचार करो।
और प्रेम ना हो तो दूरी बना लो। दो ही चीजें हो सकती हैं बीमार के साथ। और अगर खुद उपचार नहीं कर पा रहे तो किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर कर दो। शुक्रिया, शुक्रिया आचार्य जी, नमस्ते। अस्पताल आपका है और प्रैक्टिस मैं चमका रहा हूं। सर नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार द्विवेदी है। मैं सुआ के बीटेक स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन से। सर आपने एक वर्ड मेंशन किया था कि अगर समझ गए तो बदल गए। अगर समझ गए, अपने अहंकार को समझ गए तो आप बदल गए। तो आप बदलते हैं। हाँ, आप बदलते हैं। सर क्या ये बदलना एक निरंतर विधि है, और कोई एक बिंदु है जिसके बाद आप एफर्टलेस हो सकते हैं, या फिर इट टेक्स कंटिन्यूस एफर्ट टू बिकम एफर्टलेस? प्रैक्टिकली यस, एक्चुअली नो। जब आगे 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 बढ़ते जाते हो, सच के साथ जीने का अभ्यास गहरा हो जाता है, तो ये संभावना कम हो जाती है कि अब फिसलोगे। तो सीधे चलने के लिए, न फिसलने के लिए एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तो व्यवहारिक रूप से तुम कह सकते हो कि एफर्टलेस हो जाता है व्यवहारिक रूप से, लेकिन टेक्निकली एक्चुअली नो। फिसलने की संभावना कम हो सकती है, शून्य कभी नहीं होती। कोई कितना भी आगे निकल गया हो, कभी भी फिसल सकता है। तुमने जिंदगी में हो सकता है 500 सही फैसले करे हो निरंतर एक के बाद एक, तब भी हो सकता है कि 501वां फैसला तुम गलत कर दो। क्योंकि अहंकार, इसका जो कारण है ना, वो अहंकार के अस्तित्व से रिलेटेड है। अस्तित्व माने फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम ईगो कहते हैं, दैट साइकोलॉजिकल सेल्फ, वो हमारी फिजियोलॉजी से आता है। तभी जब आपका खोपड़े पे कोई मार देता है हथौड़ा, तो अहंकार गायब हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो मटेरियल है, फिजियोलॉजिकल है। आप शराब पी लेते हो तो सेंस ऑफ सेल्फ ऐसे ऐसे वॉबल करने लग जाती है कि नहीं? क्योंकि उसका रिलेशन इथेनॉल के मॉलिक्यूल से है। बात समझ में आ रही है ये? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब तक ये फिजियोलॉजी है, वो साइकोलॉजिकल एरर होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि अहंकार का संबंध इस फिजियोलॉजी से है। वो स्वयं मटेरियल नहीं है, पर एक विशिष्ट मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन की पैदाइश है। आपका जैसा ये पूरा शरीर है ना, आप इवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं हो अमीबा जैसे या किसी और चीज जैसे। तो ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है, ईगो इसी से उठती है। और ये फिजियोलॉजी तो तुम कह दो कि तुम एनलाइटेंड हो गए, कुछ हो गए, बुद्ध हो गए, ये फिजियोलॉजी तो नहीं बदल जाएगी ना। घुटना तो घुटना ही रहेगा, और नाक तो नाक ही रहेगी। तुम हो गए महाज्ञानी, पर नाक तो नाक है ना, माने शरीर तो नहीं बदल गया ना। शरीर जब तक है तब तक अहंकार की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि शरीर और अहंकार सदा एक साथ चलते हैं। तो प्रैक्टिकली यस, एफर्टलेसनेस आ सकती है, लेकिन सावधान रहना, संभावना फिसलने की रहेगी, अंत तक रहेगी। तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यही मानो कि बोथ प्रैक्टिकली एंड एक्चुअली the thing called effortlessness will never come। इसका मतलब है कि जीवन सतत संघर्ष ही रहेगा, सतत संघर्ष रहेगा। ये जो तुम कह रहे हो कि एफर्टलेस हो जाएं, वो हो पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। थोड़ा सा एफर्ट सदा करना पड़ेगा, वो करते रहो, वही ईमानदारी है, वही आध्यात्मिक साधना है। और जब फंसे रहोगे, गड्ढे में गिरे रहोगे, तो बाहर आने के लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बाहर आ गए तो भी थोड़ा एफर्ट तो जीवन भर करना ही पड़ेगा। और अच्छा है कि तुम सचेत रहो, सावधान रहो कि कभी भी फिसल सकते हो, ताकि एफर्ट करना बंद ना कर दो। हम शारीरिक एफर्ट की बात नहीं कर रहे, हम इनर एफर्ट की बात कर रहे हैं।
inner effort in the form of keeping the distraction away so that attention remains. जो मतलब सर हर टाइम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि क्या? नहीं, नॉट इंट्रोस्पेक्शन. ये वही बात हो गई जो उन्होंने कहा था कि आई विल रिमूव माई सेल्फ. वैसे ही कह रहे हैं आई विल इंट्रोस्पेक्ट. तुम चोर को पुलिस बना रहे हो, तुम चोर को ही कह रहे हो गो एंड इंस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर. तुमने जो चोर है, कौन, अहंकार, उसको ही तो कह दिया है गो एंड इंट्रोस्पेक्ट. वो क्या करेगा? ये इंट्रोस्पेक्शन की नहीं बात है, ये ईमानदारी की बात है. सेल्फ ऑब्जर्वेशन रियल टाइम होता है और इंट्रोस्पेक्शन एक फेज लैग के बाद होता है. इंट्रोस्पेक्शन हमेशा डिलेड होगा. तुमने काम कर दिया, बाद में इंट्रोस्पेक्ट करोगे. हम बात कर रहे हैं त्वरित ईमानदारी की, दैट स्पॉन्टेनियस ऑनेस्टी. मुझे पता है अभी क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? क्योंकि कहां हो रहा है? यहां हो रहा है. तो जब हो रहा है ठीक तभी पता है, विदाउट अ गैप, विदाउट अ लैग. मुझे अभी पता है. नमस्ते आचार्य जी. मेरा नाम रीत है. तो मेरा ये प्रश्न था कि बहुत लोग होते हैं कि कुछ लोग किसी आइडियोलॉजी में मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते. वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रिलीजन, कास्ट, लाइक कुछ भी. तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग मानते हैं वो और उनके बीच में, और जो लोग नहीं मानते उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो वो क्यों होता है और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आई एम एक्स. मैं कौन हूं? एक्स हूं. एक्स एक आइडियोलॉजी भी हो सकती है. मैं कम्युनिस्ट हूं, हाँ, मैं कुछ भी हो सकता हूं. सोशलिस्ट हूं, एनीथिंग. इस्लामिस्ट हूं, हिंदुत्ववादी हूं. आई एम एक्स. एक्स कुछ भी हो सकता है. एक्स हटा दिया तो क्या हो जाएगा? या आई एम गिर गया. उस बेचारे के पास जीने के लिए वो आइडियोलॉजी नाम की बैसाखी है, और तुम वो भी छीन लोगे तो वो लड़ेगा नहीं तुमसे. ये आइडियोलॉजी वालों से बहुत सावधानी से बात करा करो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी टांग यूं मोड़ रखी होती है और यहां बैसाखी पकड़ रखी होती है. लंगड़े नहीं होते, खुद ही टांग मोड़ी भी नहीं होती, मोड़ के बांध ली होती है और यूं बैसाखी पकड़ ली होती है. बोलते हैं बैसाखी हटी तो हम गिर जाएंगे. और दो आइडियोलॉजी आपस में कभी भी मेल खा नहीं सकती, क्योंकि सब आइडियोलॉजीज ले दे के कहानियां होती हैं, ट्रुथ तो कहीं होता नहीं. तो कोई भी दो आइडियोलॉजीज आपस में कभी पूरी तरह मैच नहीं कर सकती, विसंगत होंगी हमेशा. तो अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी ट्रुथ है तुम्हारे अनुसार, तो तुम्हारे अनुसार दूसरे की आइडियोलॉजी अनिवार्य रूप से क्या होगी? फॉल्स होगी. तो लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तुम उसकी आइडियोलॉजी को फॉल्स बोलोगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है मामला. यहां तुम्हारी अगर आइडियोलॉजी सही है तो उसकी आइडियोलॉजी को गलत होना पड़ेगा. कई बार तो एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी के विरोध में ही पैदा भी होती है. तो तुम्हारी आइडियोलॉजी सही है तो उसकी गलत है, उसके अनुसार उसकी सही है, तुम्हारी गलत है. तो अब लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? मामला हस्ती का है, क्योंकि अगर उसकी आइडियोलॉजी सही है तो मेरी गलत हो गई, मेरी गलत हो गई तो मैं तो मर गया, तो उसको मारना जरूरी है. ये एक ऐसा क्लैश ऑफ वैल्यूज बनता है जिसमें जो दुश्मन है उसको जीने की इजाजत भी नहीं दी जाती. तेरी हस्ती भी अपराध है, क्योंकि तेरी मान्यता मेरी मान्यता के खिलाफ है. मैं तुझे मार के ही दम लूंगा. जो जितना ज्यादा आइडियोलॉजिकली ऑब्स्टिनेट होगा वो आदमी उतना वहशी होगा, दरिंदा होगा, खतरनाक होगा. सत्य कोई विचारधारा नहीं होता, सत्य कोई सिद्धांत नहीं होता. सत्य होता है स्वयं को देखना. सत्य का संबंध किसी ऑब्जेक्ट से नहीं है,
सब्जेक्ट से है, स्वयं से है। सत्य माने ये नहीं कि मैं यहां से सत्य ढूंढ लाया, ये पकड़ लाया, फलानी चीज सत्य हो गया। सत्य माने मैं जो हूं ना, मैं ही सबसे बड़ा झूठ हूं, ये लगातार देखते रहना ही सत्य है। ठीक है, आइडियोलॉजी वाले तो एक दूसरे का सर फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रूपा है, मैं उत्तराखंड से हूँ। और पहले ऐसा था कि बहुत सारी मान्यताएं, परंपराएं और जो भी हम पे सभी पे थोपी जाती है, वो सारी चीज़ें करके देखी। लेकिन अंदर से एक संतुष्टि नहीं मिली मुझे कभी। जब आचार्य जी को सुना तो इन सब चीज़ें, तो ये सारी मान्यताएं और परंपराएं और ये सारी चीज़ें हटी। और सबसे ज़रूरी जो था, वो मेरे अंदर डर था सबसे ज़्यादा, तो वो हटा और मेरे अंदर की जो सरलता थी वो बाहर आई। और आचार्य जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके साथ मुझे मेरी ही चीज़ें लौटाई हैं, मेरे अंदर की ही सरलता और मेरे अंदर की ही सच्चाइयाँ मुझे लौटाई हैं।